नमस्कार। आज हम एक ऐसे आर्किटेक्ट की दुनिया में झांक रहे हैं जिनका नाम मतलब 20वीं सदी की वास्तुकला से एकदम जुड़ा हुआ है। ली कॉर्बुजिए। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा नाम जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। सही कहा। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने हमारे रहने और सोचने के तरीके पर आप कह सकते हैं गहरा असर डाला है, इमारतों से लेकर शहरों तक। हमारे पास जो लेख और विश्लेषण है वो कॉर्बुजिए के डिज़ाइन फलसफे, उनके जो जाने माने प्रोजेक्ट्स हैं और हाँ, भारत में उनके काम पर भी रोशनी डालते हैं। और उनके विवादास्पद पहलुओं पर भी, जो कम नहीं है। बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि उनके काम के निचोड़ को समझें। क्या खास था, उनकी सोच क्या थी और क्यों आज भी उन पर इतनी बात होती है, अच्छी भी और बुरी भी। चलिए शुरू करते हैं। तो ली कॉर्बुजिए एक स्विस फ्रांसीसी आर्किटेक्ट, इन्हें मॉडर्न मूवमेंट यानी वास्तुकला के उस नए दौर का क्या कहते हैं अगवा माना जाता है। हाँ, जहाँ पुरानी शैलियों को छोड़कर सादगी और कामकाज मतलब फंक्शन पर जोर दिया गया। और इन्होंने सिर्फ इमारतें नहीं बनाई है ना, शहरी योजना, फर्नीचर डिजाइन, काफी कुछ किया। जी हाँ, वो एक बहुआयामी शख्सियत थे और उनकी सोच का एक बहुत अहम हिस्सा थे उनके नई वास्तुकला के 5 बिंदु। ये उस जमाने के लिए बड़े क्रांतिकारी विचार थे। अच्छा, क्या थे ये 5 बिंदु? पहला, पिलोटिस यानी इमारत को खंभों पर खड़ा करना ताकि जमीन खुली रहे, हवा और रोशनी नीचे से आ जा सके। जमीन को फ्री करना। बिल्कुल। दूसरा, रूफ गार्डन, छत को बस छत न समझकर उसे बगीचे या टेरेस की तरह इस्तेमाल करना। ओके, ये तो आज भी काफी कॉमन है। हाँ, पर तब ये नया था। तीसरा, फ्री प्लान, मतलब अंदर की दीवारें सिर्फ जगह बांटने के लिए हों, वो इमारत का वजन न उठा रही हों। इससे अंदरूनी बनावट में बहुत लचीलापन आ जाता है। अच्छा, मतलब आप कमरे कहीं भी बना सकते हैं। एक हद तक हाँ। चौथा, हॉरिजॉन्टल खिड़कियां, मतलब लंबी चौड़ी खिड़कियां जिनसे ज्यादा रोशनी आए और बाहर का नजारा पूरा दिखे। वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और पांचवा, फ्री फसाड, बाहरी दीवारों के डिजाइन में पूरी आजादी, क्योंकि वो भी लोड बेयरिंग नहीं है। लोड अंदर के पिलर्स या कॉलम्स उठाते हैं। समझ गया। और कंक्रीट का इस्तेमाल, वो भी उनके काम की पहचान है। हाँ बिल्कुल, खासकर उनके बाद के कामों में कंक्रीट का बहुत खुलकर और कह सकते हैं मूर्तिकला जैसा इस्तेमाल दिखता है। तो ये सिद्धांत उनके हर काम में दिखते हैं। जैसे फ्रांस की विला सवोय जो 1929 की है, कहते हैं वो तो इन पांचों का परफेक्ट एग्जाम्पल है। हाँ, विला सोवॉय तो एक तरह से टेक्स्ट बुक उदाहरण है इन 5 बिंदुओं का। लेकिन उनके सभी काम एक जैसे नहीं थे, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जैसे रॉनशैम्प में उनका नॉटर डैम डू हॉट चैपल देखिए, जो 1950-55 का है। वो एकदम अलग है, बहुत ही ऑर्गेनिक, मूर्तिकला जैसा। उसमें अनियमित आकार हैं, नाव जैसी छत है। वो इन 5 बिंदुओं से काफी अलग हटकर है। मतलब वो भी इवॉल्व हुए। बिल्कुल। और फिर मार्सेय में यूनिटे डे हैबिटेशन है 1945 का। वो एक बड़े पैमाने का सामूहिक आवास प्रोजेक्ट है, पिलोटीज पर टिका हुआ, और एक तरह से वर्टिकल शहर का कॉन्सेप्ट पेश करता है। दुकानें, सुविधाएं, सब एक ही बिल्डिंग में। दिलचस्प। और भारत में भी उनका काफी काम रहा है ना, जैसे अहमदाबाद में मिल ओनर्स एसोसिएशन बिल्डिंग। हाँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। वहाँ ये दिखता है कि कैसे उन्होंने अपनी मॉडर्न सोच को भारतीय माहौल के हिसाब से ढालने की कोशिश की। कैसे, मतलब क्या अलग किया वहाँ? एक तो पिलोटीज और रूफ गार्डन तो हैं ही, लेकिन साथ में ब्रीज सोलेल का इस्तेमाल किया। ये गहरे सन शेड्स होते हैं जो इमारत को सीधी धूप से बचाते हैं और अंदर थोड़ी ठंडक रखते हैं। ये भारत की गर्म जलवायु के लिए बहुत जरूरी था। हाँ, ये तो यहाँ बहुत काम की चीज है। और कहा जाता है कि उन्होंने गुजरात और पंजाब की गांवों की पारंपरिक वास्तुकला को भी स्टडी किया था। वहाँ की मोटी दीवारें, छोटे झरोखे, छायादार आंगन, छज्जे, जालियां, और शायद इनसे भी कुछ प्रेरणा ली हो। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। मतलब मॉडर्न होते हुए भी लोकल चीजों को देखना। जी। और उन्हें तत्कालीन सरकार का, खासकर नेहरू का समर्थन भी मिला, जो आधुनिक भारत के प्रतीक के तौर पर इस तरह की नई वास्तुकला को बढ़ावा देना चाहते थे। इसने बालकृष्ण दोषी जैसे कई भारतीय आर्किटेक्ट्स को भी गहराई से प्रभावित किया। तो एक तरफ ये नई सोच, फंक्शन पर जोर, स्थानीय जरूरतों का ध्यान, लेकिन दूसरी तरफ कोर्बुजिए से जुड़े विवाद भी तो कम नहीं है। उनके शहरी योजना के कुछ आइडियाज की तो बहुत आलोचना हुई है। हाँ बिल्कुल। उनके कुछ बड़े शहरी प्लान्स जैसे विल रेडियोस या पेरिस के लिए बनाया गया प्लान वॉइसिन, जिसमें शहर का बड़ा हिस्सा तोड़कर टॉवर बनाने का प्रस्ताव था। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। इनकी बहुत आलोचना हुई।
उन पर आरोप लगा कि ये शहरों को अमानवीय बना देंगे, मौजूदा सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर देंगे। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि प्लान वॉयसीन जैसे प्रस्ताव शायद असल में लागू करने के लिए नहीं थे, बल्कि सिर्फ बहस छेड़ने, एक शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए थे। पर आलोचना तो हुई। और उनकी इमारतों के बारे में भी शिकायतें नहीं हैं? हाँ, कुछ लोगों को उनकी इमारतें, खासकर बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, नीरस, आत्माहीन या डिप्रेस्ड करने वाली लगी। उनका वो मशहूर फ्रेज घर रहने की मशीन है, मशीना अबीते। हाँ, मशीन फॉर लिविंग। उसे भी कई आलोचकों ने बहुत ठंडा, मशीनी और इंसानी जरूरतों से कटा हुआ माना। और राजनीतिक विवाद भी थे, फांसीवाद से जुड़ाव के आरोप। हाँ, उन पर फांसीवादी सरकारों और यहाँ तक कि नाजी शासन के साथ भी सहानुभूति रखने या सहयोग करने के आरोप लगे हैं, जो उनकी विरासत का एक और जटिल पहलू है। तो इतनी आलोचनाओं के बावजूद उनकी छाप तो आज भी बहुत गहरी है। यूनेस्को ने उनके 17 कामों को विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। सही कहा, और ये काम 7 अलग-अलग देशों में फैले हैं। इसमें भारत में उनके कुछ काम भी शामिल हैं। जापान में नेशनल म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न आर्ट है, फ्रांस में यूनिटी डी हैबिटेशन। तो ये दिखाता है कि उनका असर ग्लोबल था। बिल्कुल, ये मॉडर्न मूवमेंट के वैश्विक प्रसार का प्रमाण है। और सिर्फ आर्किटेक्चर ही नहीं, उनका फर्नीचर डिजाइन, जैसे वो LC4 चेज लॉन्ग या LC7 कुर्सी, आज भी आइकॉनिक माने जाते हैं। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। हालांकि मैंने सुना है आराम के मामले में उतने अच्छे नहीं। हाँ, ये बहस भी चलती रहती है, लेकिन डिजाइन आइकॉन तो है। और आर्किटेक्चर की पढ़ाई पर भी उनका गहरा असर रहा है। उनके सिद्धांत, वो 5 बिंदु, सिखाने में आसान माने जाते हैं और कई दशकों तक आर्किटेक्चर स्कूलों में पढ़ाए गए। तो कुल मिलाकर देखें तो ली कॉर्बुज़िए एक बेहद जटिल शख्सियत थे। जबरदस्त प्रभावशाली, नए रास्ते दिखाने वाले, इसमें कोई शक नहीं, पर साथ ही बेहद विवादास्पद भी। हाँ, उनके 5 बिंदुओं और कंक्रीट के बेधड़क इस्तेमाल ने मॉडर्न आर्किटेक्चर को एक नई शक्ल दी। पर उनके कुछ बड़े विचार, खासकर शहरी योजना पर, गंभीर सवाल भी उठे और उठते हैं। सही। यहाँ दिलचस्प बात शायद यही है कि कैसे एक तरफ उनके वैश्विक, लगभग यूनिवर्सल लगने वाले आधुनिक विचार थे, और दूसरी तरफ जब उन्हें भारत जैसी बिल्कुल अलग जगह पर काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने वहाँ की स्थानीय परंपराओं और जलवायु से जुड़ने की या कम से कम प्रतिक्रिया देने की कोशिश की। वो तालमेल बिठाने की कोशिश। हाँ, भले ही परिणाम हमेशा उम्मीद के मुताबिक ना रहे हों या उन पर भी बहस हो, उनका काम दिखाता है कि आर्किटेक्चर सिर्फ सुंदर इमारतें बनाना नहीं है, बल्कि ये समाज, संस्कृति और हमारे जीवन जीने के ढंग को बदलने, उसे आकार देने की ताकत रखता है, चाहे वो बदलाव अच्छा माना जाए या बुरा। वाकई। और जैसा आपने कहा कि स्रोतों में ये बात भी है कि कैसे उन्होंने भारतीय गांवों की बनावट, वहां के आंगनों, छज्जों से प्रेरणा ली। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या आधुनिकता और परंपरा को हमेशा एक दूसरे का दुश्मन ही होना चाहिए? क्या वो टकराते ही रहेंगे, या क्या वे एक दूसरे से सीखकर कुछ ज्यादा बेहतर, ज्यादा मानवीय, ज्यादा टिकाऊ रच सकते हैं? शायद इस सवाल पर सोचना कॉर्बुज़िए की विरासत को समझने का एक और तरीका हो सकता है।